दोस्तों, जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक हमारे देश भारत में अब तक जितने भी सियासी तमाशे हुए हैं, पॉलिटिकल तमाशे के कैमरे से आपको उससे रूबरू करा देते हैं। उत्तर प्रदेश में आतंक का राज चल रहा है। योगी की पुलिस सीएए, एनपीआर, एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे आंदोलनकारियों के आंदोलन को कुचलने के लिए उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे समूचे राज्य ने अपने ही नागरिकों के खिलाफ जंग छेड़ रखी हो। जिस सरकार का काम कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता है, वो सरकार सीएए, एनपीआर, एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे आंदोलनकारियों से कभी बदला लेने की बात करती है तो कभी उन्हें सबक सिखाने की। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे आंदोलनकारियों से बदला लेने वाले बयान के बाद अब देश के होम मिनिस्टर अमित शाह इन आंदोलनकारियों को टुकड़े टुकड़े गैंग करार देते हुए इन्हें सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी आदित्यनाथ को खुश करने के लिए महिला, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को नहीं बख्श रही है। एक वीडियो में एक 72 साल के बुजुर्ग को डंडे मारते हुए पुलिस कह रही है, तुम्हारे लिए सिर्फ 2 जगह है, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही सरकार की राजनीतिक मंशाओं को खुराक देने में दिन रात लगी हुई है और इसका सबूत है मेरठ शहर के एसपी अखिलेश नारायण सिंह का वो वीडियो जिसमें वो मुसलमानों को खुलेआम धमकाते हुए कह रहे हैं कि अगर देश अच्छा नहीं लग रहा तो पाकिस्तान चले जाओ। यानी पुलिस का तो राजनीतिकरण हो चुका है। और इन्हीं सारी उथल पुथल के बीच जनरल बिपिन रावत का सीएए, एनपीआर, एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे आंदोलनकारियों के खिलाफ और भाजपा के पक्ष में राजनीतिक बयान देने के बाद अब वो फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। उनके इस बयान के बाद हर तरफ इस बात पर बहस चल रही है कि पुलिस के राजनीतिकरण के बाद अब मोदी सरकार क्या सेना का भी राजनीतिकरण करेगी। जनरल बिपिन रावत ने अपने बयान में यह कहा कि हिंसा और आगजनी की अगुवाई करने वाले नेता नहीं होते हैं। उनका इशारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तरफ था जो देश को बांटने वाले सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर देश के सेना अध्यक्ष राजनीति में दिलचस्पी दिखाने लगे और सत्ताधारी भाजपा के पक्ष में खड़े दिखें तो क्या उनके इस तमाशे से सेना के राजनीतिकरण की संभावना बढ़ती हुई नहीं दिखती? सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। उठेगा अनल हक का नारा, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो, और राज करेगी खुल के खुदा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो। फैज अहमद फैज की इस नज्म को सीएए, एनपीआर, एनआरसी के खिलाफ चल रहे आंदोलन से डरी मोदी सरकार के सपोर्टर्स हिंदू विरोधी बता रहे हैं। झूठे वादे और झूठी खबरों के सहारे राजनीति करने वाली मोदी सरकार और उसके समर्थकों को जाहिर सी बात है, सच से डर और जनता के राज से घबराहट तो महसूस होगी ही। तो इसीलिए फैज अहमद फैज की इस नज्म से मोदी सरकार के समर्थकों को घबराहट हो रही है, क्योंकि इसमें कहा गया है जब उठेगा अनल हक का नारा, मतलब जब उठेगा सच्चाई का नारा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो, और राज करेगी खुल के खुदा, मतलब जब राज करेगी आम जनता, जो मैं भी हूं और तुम भी हो। तो आम जनता के राज से घबराए मोदी सरकार के समर्थक इसे हिंदू विरोधी बताकर सरकार के एनपीआर, एनआरसी के एजेंडे पर पर्दा डालने का तमाशा कर रहे हैं। अब सीएए, एनपीआर और एनआरसी के सपोर्टर और देश को हिंदू मुसलमान में बांटने वाली मोदी सरकार की क्रोनोलॉजी को समझिए। तो यह है क्रोनोलॉजी। नोटबंदी के नाम पर आपको लूटने के बाद राष्ट्रवाद याद दिलाया गया, संविधान की शपथ लेकर मंत्री बनने के बाद संविधान जलाया गया, मस्जिद गिराई गई, दंगे कराए गए, बेरोजगारी और महंगाई से आपका ध्यान भटकाने के लिए सीएए, एनपीआर और एनआरसी जैसे ध्रुवीकरण करने वाले कानून लाए गए। और जब सीएए, एनपीआर, एनआरसी के खिलाफ चल रहे आंदोलनों से घिर कर घबरा गए
तो पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाने का तमाशा मोदी जी की जुबान पर फिर से लहराने लगा। ऐसा लग रहा है मोदी जी का कोई भी काम बिना पाकिस्तान के चल ही नहीं सकता है। जी हां, पूरे देश भर में सीएए एनपीआर एनआरसी के खिलाफ चल रहे आंदोलन से घबराई भाजपा सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी को फिर से पाकिस्तान याद आ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी भारत के नहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हों। सुबह दोपहर शाम बस पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि अगर आप लोग को आंदोलन ही करना है तो एनपीआर एनआरसी के खिलाफ ना करें, बल्कि 70 सालों से पाकिस्तान में जो दलितों के साथ जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ करें। पाकिस्तान के दलितों को भारत की नागरिकता देने की बात करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खुद के गृह राज्य गुजरात में एक दलित औरत को सिर्फ कुर्सी पर बैठते भर की वजह से उसे लातों से मारा गया, उसका मंगलसूत्र छीन लिया गया और उस औरत को आग के हवाले करने की धमकी दी गई। और मोदी जी को पाकिस्तान में रह रहे दलितों की चिंता सता रही है। देश की सबसे शानदार यूनिवर्सिटी में से एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में हाथों में लाठी, लोहे की रॉड, तेजाब और पत्थर लेकर नकाबपोश गुंडे बिना किसी रोक टोक के दाखिल हो जाते हैं। ये बेखौफ गुंडे घंटों हॉस्टल के कमरों से स्टूडेंट्स को घसीट घसीट कर पीटते हैं। यही नकाबपोश अध्यापकों पर भी हमला करते हैं, यूनिवर्सिटी की संपत्ति को बर्बाद करते हैं। कैंपस के अंदर चल रहे गुंडागर्दी के तमाशे को रोकने से इनकार करने वाली कैंपस के गेट के बाहर खड़ी दिल्ली पुलिस हजारों वीडियो फुटेज होने के बावजूद इन गुंडों की शिनाख्त तक नहीं कर पाई है। खाकी चड्डी के दबाव में काम कर रही खाकी वर्दी पहने दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में कैंपस के गेट के बाहर एक और भीड़ इकट्ठी हो जाती है जो राष्ट्रवादी नारे लगाती है और घायलों को लेने आई एम्बुलेंस के टायर तक पंक्चर कर देती है। राष्ट्रवाद के आड़ में राष्ट्रवादी नारे लगाने वाले आतंकवादियों, शर्म करो। युद्ध के दौरान भी एम्बुलेंस को निशाना नहीं बनाया जाता। देश की राजधानी में इतना बड़ा तमाशा होने के बावजूद दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। अभी तक इस मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के मज़ार शुहादा में एक समाधि है जिस पर लगे पत्थर पर लिखा है देश का शहीद, शहीद मोहम्मद अफजल। शहादत की तारीख 9 फरवरी 2013। इसके आगे उस पत्थर पर लिखा है इनका नश्वर जिस्म भारत सरकार की हिरासत में है और अपने वतन वापसी का इंतजार कर रहा है। जी हां, मैं बात कर रही हूं अफजल गुरु की, जो 11 साल जेल की एकांत काल कोठरी में गुजारने के बावजूद 2001 में संसद पर हुए हमले के मामले में खुद को बेगुनाह साबित करने में नाकाम रहे और 9 फरवरी 2013 की सुबह उन्हें फांसी दे दी गई। उनके बेजान जिस्म को उनकी फैमिली को सौंपने से इनकार करते हुए बिना किसी अंतिम संस्कार के, बिना किसी लास्ट राइट्स के तिहाड़ जेल की 4 दीवारी के अंदर दफनाकर जमीन को समतल कर दिया गया। तो आप लोग को यह लग रहा होगा कि पूरे देश भर में सीएए एनपीआर एनआरसी के खिलाफ चल रहे शाहीन बाग जैसे आंदोलनों के माहौल और उनकी खबरों के बीच मैं अफजल गुरु की बात क्यों कर रही हूं। तो इसकी वजह है शेर कश्मीर का मेडल पाने वाले डीएसपी देविंदर सिंह का हिजबुल मुजाहिदीन के 2 बड़े इनामी आतंकवादियों के साथ 11 जनवरी 2020 को दिल्ली आने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार होना। शेर कश्मीर का मेडल पाने वाले डीएसपी देविंदर सिंह ने न जाने कितने बेगुनाहों को अफजल गुरु बनाया होगा और सीएए एनपीआर एनआरसी के खिलाफ चल रहे शाहीन बाग जैसे आंदोलनों को खत्म करने और अनसुना करने के लिए अपने आकाओं के इशारे पर न जाने कितने आतंकवादियों को देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचाया होगा। डीएसपी देविंदर सिंह की हिजबुल मुजाहिदीन के 2 बड़े आतंकवादियों के साथ गिरफ्तारी के बाद पूरा गोदी मीडिया चुप है। अब न ताल ठोकी जा रही है और द नेशन वांट्स टू नो वाले साहब तो लगता है हाइबरनेशन में चले गए हैं। इस गिरफ्तारी को गोदी मीडिया में ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे किसी मामूली पुलिस वाले ने कुछ पैसों के लिए अपनी वर्दी के साथ दगा किया हो। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से इस देश के 70 सालों के इतिहास में इससे बड़ी, इससे खतरनाक और हजारों राज खोल देने वाली खबर कोई दूसरी नहीं हो सकती है। और इसके तार भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान 2001 में संसद में हुए हमले,
2019 चुनाव से पहले पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए हमले और न जाने देश में कितने आतंकवादी हमलों के साथ जुड़े हो सकते हैं। डीएसपी दाविंदर सिंह की आतंकवादियों के साथ गिरफ्तारी को समझने के लिए आपको 19 साल पहले संसद पर हुए हमले के इल्जाम में अफजल गुरु, जिनको 7 साल पहले फांसी दे दी गई, उनकी जिंदगी के कुछ पन्नों को पलट कर देखना होगा। क्यों अब डीएसपी दाविंदर सिंह की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं शायद अफजल गुरु बेगुनाह तो नहीं था। इंसाफ और सत्ता के गलियारों में जहां कानून अपनी आखिरी सांसें लेता है, जहां जंग और अमन खरीदी और खत्म की जाती है, वहां 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद के बदलाव को सुलझाने की कोशिश शायद एक तरफा है। केंद्र के इशारे पर नाचने से इनकार करने की कश्मीरी जिद को खत्म करने में शायद अभी लंबा वक्त लगेगा। इसीलिए देश के रक्षा मंत्री यानी देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के एक्स चीफ मिनिस्टर्स उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की रिहाई के लिए दुआ करूंगा। इसे कहते हैं निंदा मामा की राजनीतिक बारीकियों में उलझा हुआ मासूम निंदा तमाशा। नहीं समझे? चलिए मैं समझाती हूँ। मेरे एक काबिल कश्मीरी दोस्त का कहना है कि जब भाजपा नेता यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल मंचों पर जाते हैं तो कहते हैं कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मसला है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला है और वो इसे आपसी बातचीत से सुलझा लेंगे। और जब यही लोग पाकिस्तान से बात करते हैं तो कहते हैं कि ये उनका अंदरूनी मसला है। और जब यही नेता लोग देश के अंदर यानी भारत के अंदर ही देश की आवाम से बात करते हैं तो कहते हैं कि कश्मीर में सब अमन चैन है, यहाँ कोई मसला ही नहीं है। यानी कि अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से लेकर अब तक वहां जो कुछ भी हो रहा है वो भाजपा की नजर में कोई मसला ही नहीं है। लगा के आग शहर को, ये बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत। झुका के सर सारे शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और भी हैं बहुत। दिल्ली जल रही थी और नीरो यूएस से आए अपने दोस्त के साथ डिनर में सैल्मन फिश टिक्का, दम बिरयानी और रान आलीशान नौश फरमा रहे थे। हिंसाग्रस्त इलाकों को बिना पुलिस के छोड़ दिया गया था और वहां की डरी सहमी जनता अपने घरों में सहम कर सिसकियां भर रही थी। बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करने घर से बाहर निकले लोगों को राष्ट्रवादी नारे लगाकर दुनिया से विदा कर दिया गया। उन्मादी भीड़ खुलेआम सड़कों पर तांडव करती रही। तकरीबन 35 लोग जो किसी के बाप, किसी के बेटे, किसी के भाई या किसी के पति थे, उन्हें दुनिया से विदा कर दिया गया। और इन 35 लोगों में से कोई भी इंसान किसी भी नेता का बाप, बेटा, पति, भाई या रिश्तेदार नहीं था। और यह सब देश की राजधानी दिल्ली में 3 दिनों तक चलता रहा। 3 दिनों के बाद प्रधानमंत्री जी की नींद खुली और उसके बाद उन्होंने शांति अपील करते हुए बस एक ट्वीट कर दिया। अजीब बात है, एक हारा हुआ भाजपा का विधायक जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईएसआई का एजेंट कहा करता था, उसने खुलेआम भड़काऊ बयान देकर पूरी दिल्ली जला दी। और हमेशा की तरह हाथ बांधे खड़ी दिल्ली पुलिस को उसके खिलाफ एफआईआर करने का आदेश देने वाले जज मुरलीधर को और आधी रात में ही ट्रांसफर कर दिया गया। देश की राजधानी दिल्ली जल रही थी और देश के गृह मंत्री अमित शाह इसको रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। दंगाई खुलेआम सड़कों पर आगजनी और लूटामारी कर रहे थे। कोई पुलिस अधिकारी फोन नहीं उठा रहा था। मुसलमानों को गालियां देकर चुनाव जीतने वाला देश का सबसे बड़ा और ताकतवर दल और उसका मीडिया डोनाल्ड ट्रंप की खिदमत में लगा हुआ था और मुसलमानों का मुकद्दर दांव पर था। भारत में अंधे कानून के गले में मोदी सरकार ने अब राजनीतिक फंदा भी डाल दिया है। एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को भाजपा के लिए सुप्रीम कोर्ट में मजदूरी करने का इनाम उन्हें राज्यसभा में नॉमिनेट करके दे दिया गया है। और इसके साथ साथ मोदी सरकार ने पूरे सिस्टम को यह पैगाम दिया है कि अगर सरकार के इशारे पर नाचोगे तो रिटायरमेंट के बाद भी ऐश फरमाओगे। यानी 2014 के बाद से देश के पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला करने का तमाशा अपने चरम सीमा पर है। जरा सोचिए और समझिए कि अगर हर जज के मन में रंजन गोगोई बनने की ख्वाहिश जाग उठे
तो देश का क्या होगा। जी हां, वही रंजन गोगोई जिन्होंने 12 जनवरी 2018 को 3 और जजेस साहिबान के साथ मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और आज उन्हीं रंजन गोगोई को मोदी सरकार ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। इसमें कुछ ज्यादा सोचने और समझने की जरूरत नहीं है। पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ है। मतलब बाबरी मस्जिद पर फैसला, कश्मीर पर फैसला, 3 तलाक पर फैसला, राफेल घोटाले में मोदी सरकार को दी गई क्लीन चिट और सीबीआई आलोक वर्मा पर फैसला, ये पांचों फैसले रंजन गोगोई ने मोदी सरकार के साथ डील करके सरकार के पक्ष में सुनाए थे, और मोदी सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ इन सुनाए गए फैसलों के एवज में रंजन गोगोई को रिटर्न गिफ्ट उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करके दे दिया है। अब तक का लॉकडाउन नफरत का वायरस फैलाने वाले गोदी मीडिया और उनके जहरीले एंकरों के लिए बहुत बोरिंग और पकाऊ था। न कोई मजहब, न जाति, न कोई हिंदू मुसलमान वाला एंगल। इसलिए जब दुनिया के सारे मुल्क कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए दवाइयां ढूंढने में लगे थे, उस वक्त भारत के कुछ घटिया, बिकाऊ और सरकार की तरफ से तोहफे में मिले घुंघरुओं को पैरों में बांधकर न्यूज स्टूडियो आने वाले एंकरों ने कोरोना वायरस का मजहब भी ढूंढ लिया है। और स्टूडियो में बैठे इन जहरीले एंकरों को आखिरकार वो कामयाबी मिल गई जिनकी उनको लॉकडाउन के दौरान तलाश थी, यानी मुसलमानों का वो सिर जिस पर कोरोना वायरस का ठीकरा फोड़ा जा सके और खुद को राष्ट्रभक्त साबित किया जा सके। देश में चल रहे लॉकडाउन के दौरान भी हिंदू मुसलमान का तमाशा शुरू हो चुका है, और कोरोना का ठीकरा मरकज निजामुद्दीन में मौजूद तबलीगी जमात पर फोड़ा जा रहा है। अब यहां यह कोई नहीं पूछेगा कि मरकज निजामुद्दीन ने तो 25 मार्च को ही दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिखकर यह बता दिया था कि यहां से अब तक तकरीबन 1500 लोगों को घर वापस भेजा जा चुका है, और लॉकडाउन के चलते तकरीबन 1000 लोग यहां फंसे हुए हैं। इसलिए उनको बाहर निकालने के लिए गाड़ियों के कर्फ्यू पास जारी किए जाएं। मगर एडमिनिस्ट्रेशन ने गाड़ियों के कर्फ्यू पास जारी नहीं किए। लेकिन इन सारे सवालों का कोई मतलब नहीं रह जाता है जब सरकार की तरफ से प्रोपेगेंडा चलाने वाले मीडिया ने कसम खा रखी हो कि मुसलमानों को ही देश की सबसे बड़ी मुसीबत साबित करना है। इसीलिए मरकज निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के फंसे हुए लोगों को छिपा हुआ बताया जा रहा है, और ऐसे जहरीले माहौल में लॉजिक से उठाए गए जायज सवाल भी अपने मायने खो देते हैं। नफरत का वायरस फैलाने वाला भारत का मीडिया किस बारीकी से लफ्जों से खेल रहा है। इनके हिसाब से मरकज निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के लोग छिपे हुए थे और अयोध्या के मंदिरों में श्रद्धालु फंसे हुए हैं। इस तमाशे को बौद्धिक आतंकवाद यानी इंटेलेक्चुअल टेररिज्म कहा जाता है। देश के जहांपना रोम के राजा नीरो से भी ज्यादा बेरहम निकले। कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के नाम पर पूरे देश में दिवाली ही मनवा दी। इससे पहले डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करने के नाम पर देश में थाली पिटवाई थी। थाली पीटने के इतने दिनों के बाद भी साहिब के वजीर साहिबान जरूरी तादाद में डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जैसे मास्क, ग्लव्स, गाउन और दूसरी जरूरी चीजें और साथ में कोविड-19 टेस्टिंग किट्स भी मुहैया नहीं करा पाए हैं। और जिन डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की कमी बताते हुए इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन धमका रहा है, परेशान कर रहा है। एक ही मास्क को 15 दिन तक पहनने के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने वाले डॉक्टर को तो सस्पेंड कर दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली जैसे शहर में 2 महिला डॉक्टरों के साथ खुलेआम सड़क पर बदतमीजी करी जा रही है। देश में बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ कोरोना डिजीज की चपेट में आ चुके हैं। अब आप लोग खुद को इन डॉक्टर्स और नर्सेस की जगह पर रखकर देखिए, सोचिए, समझिए और बताइए कि जहांपना का ये ताली, थाली और फिर दीपावली वाला प्रोग्राम कितना गंदा और घटिया मजाक था इन डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ के साथ, जो लोग फ्रंट लाइन में कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं। जंगल में रहने वाले जंगली जानवर भी जब शिकार करते हैं तो बहुत सारा गोश्त छोड़ देते हैं। वो गिद्ध और चीले ही होती हैं जो हड्डियों में चिपके गोश्त के रेशे को भी नोच नोच कर खाती हैं। हमारा देश भारत एक बहुत महान देश है, पर अब इसको गिद्धों के देश में तब्दील किया जा रहा है।
भूखे प्यासे कमजोर लोगों को गिद्धों की तरह नोचा जा रहा है। सत्ता में बैठे लुटेरे इतने जालिम और बेरहम हैं कि भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घरों की तरफ जा रहे मजदूरों पर भी इन्हें रहम नहीं आ रहा है। 40 दिनों से बिना कामकाज के भूखे प्यासे मजदूरों को उनके घर वापस भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाकर उनसे बिना भाड़ा वसूले उनके राज्यों में भेजने का ऐलान किया गया था, पर उनसे पूरा टिकट का पैसा वसूला गया और वो भी एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ। ऐसा लग रहा है कि वो वक्त दूर नहीं जब सरकार में बैठे गिद्धनुमा लोग इन गरीब मजबूर इंसानों को एक छोटी सी सुविधा, एक छोटी सी फैसिलिटी देने के नाम पर उनके पास पैसा ना होने पर उनकी लिवर, किडनी और खून वसूलना शुरू कर देंगे। ऐसी जालिम और बेरहम सरकार मैंने तो अपनी जिंदगी में देखी नहीं। अगर आपने देखी हो तो बताइएगा जरूर। इंसान को अगर नंगा कर दिया जाए या किसी वजह से वो नंगा हो जाए, नंगा का मतलब तो समझते होंगे आप लोग कि उसके जिस्म से उसके पहने हुए कपड़ों को अगर अलग कर दिया जाए तो उसे कैसी तकलीफ होती है, वो क्या महसूस करता है और उसे किस तरह की शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, ये सब मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। पर यह आपको बताना और आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि जब गिद्धों की टोली वाली सरकार नंगी होती है तो क्या करती है। जैसे कोरोना महामारी ने इस मौजूदा सरकार को नंगा कर दिया है, उसकी सारी बकलोली और बड़बोलेपन की हवा निकाल दी है। ये नंगी हो चुकी सरकार ना तो इन गरीब मजदूरों को 30-40 दिन बैठाकर खिला सकती है और ना ही इन गरीबों से बिना भाड़ा वसूले इनको इनके घर तक पहुंचा सकती है। ये है इस मोदी सरकार के विकास और इकोनॉमी का सच। चीन भारत को घेर रहा है, पर मोदी सरकार और गोदी मीडिया दोनों चुप हैं। इसी साल मई के महीने में सिर्फ एक कबूतर पाकिस्तान से भारत में घुस आने पर इसकी जबरदस्त चर्चा भारत के मीडिया में करी गई थी। और अब जब चीनी फौजें भारत के अंदर घुस आई हैं तो इस पर चर्चा करने का वक्त ना तो मोदी सरकार के पास है और ना ही भारतीय मीडिया के पास। सिर्फ चाइना के सामान को बायकॉट करने की बात करके देश की आवाम को बेवकूफ बनाने का तमाशा चल रहा है। क्या आप जानते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव की तैयारी कर रहे थे तो उस वक्त भी भाजपा आरएसएस की तरफ से इसी तरह चाइना के सामान को बायकॉट करने की मुहिम चलाई गई थी। लेकिन असलियत जानकर आपके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी, क्योंकि एक बात जो आप लोग नहीं जानते हैं वो आपको बताना बेहद जरूरी है कि 2017 में गुजरात में विधानसभा चुनाव के दौरान चाइना के सरकारी अखबारों में यह खुले तौर पर छापा गया था कि चाइना चाहता है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव भाजपा ही जीते। और आज कोरोना महामारी के इस दौर में भी देशवासियों को आत्मनिर्भर बनने की नसीहत देने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने गृह राज्य गुजरात में चाइना को फायदा देने के लिए क्या क्या तमाशे किए हैं ये तो मैं आपको बताऊंगी ही। इसके साथ साथ ये भी समझाऊंगी कि भारत और चाइना की सरहदों पर टकराव के 1 महीना गुजर जाने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिर क्यों चुप हैं। अब आपको एक और कमाल की बात बता दें कि पिछले साल नवंबर में अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से खुद भाजपा के सांसद तापिर गाव ने सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार को यह इन्फॉर्म किया था कि चीन ने भारत के 56 किलोमीटर से भी ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है। सांसद तापिर गाव ने मोदी सरकार से कहा था कि वो इस मामले में इंटरफेयर करके जल्द से जल्द कार्रवाई करे। उस वक्त भी मोदी सरकार और मीडिया दोनों चुप थे। और अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने एक लेख के जरिए जो न्यूज वेबसाइट पर छपा है उसके जरिए इस बात का दावा किया है कि चीन ने भारत के 3 अलग अलग जगहों पर घुसपैठ कर ली है। उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि पूर्वी लद्दाख यानी ईस्ट लद्दाख में चीन ने 3 अलग अलग जगहों पर भारत की तकरीबन 40 से 60 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस पर ना तो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल का कोई बयान आया और ना ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का। हाँ, मोदी सरकार उनका गोदी मीडिया दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की नौटंकी करके जश्न मनाने का तमाशा करता जरूर नजर आया। 56 इंची छाती में भरी गई हवा पंक्चर हो चुकी है। भारत घिर चुका है।
चीन, नेपाल और भूटान के बाद अब ईरान ने भी भारत को एक जोरदार झटका दे दिया है, जिससे यह साफ हो जाता है कि मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसीज पूरी तरह से फेल हैं, क्योंकि एक के बाद एक तमाम पड़ोसी मुल्क भारत से मुंह मोड़ते जा रहे हैं। ईरान और चीन के बीच एक बहुत एम्बिशियस डील हुई है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। दोनों देशों के बीच इस समझौते के बाद चाबहार रेल प्रोजेक्ट से ईरान ने भारत को निकालकर अलग कर दिया है। मोदी पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहते थे, पर खुद ही अलग कर दिए गए हैं और भारत ने वेस्टर्न एशिया में स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक तौर से कहे जाने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्त मुल्क ईरान को खो दिया है। ईरान ने यह कदम ऐसे वक्त पर उठाया है जब भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और ईरान और चीन के बीच तकरीबन 400 अरब डॉलर के स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट को लेकर समझौता हुआ है। दरअसल ईरान और भारत के बीच तकरीबन 4 साल पहले ईरान के चाबहार से लेकर अफगानिस्तान बॉर्डर के जाहिदान तक रेलवे ट्रैक बिछाने को लेकर समझौता हुआ था। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईरान दौरे के वक्त पर इस चाबहार समझौते पर दस्तखत किए थे। इस चाबहार प्रोजेक्ट में तकरीबन 1.6 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट होना था, लेकिन भारत ने अमेरिका के ईरान पर लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस और पाबंदी के डर से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं किया। अब ईरान ने कहा है कि वो भारत की मदद के बिना ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा। मतलब चीन ने मौका भुना लिया है। चीन ईरान से अब बेहद सस्ते दामों में तेल खरीदेगा और इसके बदले चीन ईरान में तकरीबन 400 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा और भारत अमेरिका के इशारे पर लेफ्ट राइट करेगा। ए काफिले वालों, तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद और देशभक्ति के बाजार में एक नया कारोबारी आया है। नाम है कंगना रनावत। जब एक जालिम राजा मुल्क पर हुकूमत करता है तो पूरे देश को नफरत और जुल्म के नंगे नाच में झोंक दिया जाता है। राजा से भारी भरकम इनाम का वादा मिलने पर जमीर बेच चुकी कुछ लालची औरतें सड़कों पर नाचती हैं राजा की वाहवाही में और राजा के वजीर के चमचे ताली बजाकर इस तमाशे को देशभक्ति और राष्ट्रवाद बताते हैं। जनता बेचारी अपनी इस बर्बादी को जश्न समझकर मगन रहती है। चंद महीनों पहले नई नवेली राष्ट्रवादी बनी कंगना रनावत शिवसेना के चीफ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे उद्धव ठाकरे के साथ तू तड़ाक कर रही हैं। मुंबई के जिस फिल्म इंडस्ट्री में शिव सैनिकों का दबदबा माना जाता है, वहां बाहर से आई एक फिल्मी हीरोइन किसी शिव सैनिक को नहीं, सीधे उनके मुखिया को ललकार रही है। उन्हें बाबर बताते हुए मुंबई को पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और महाराष्ट्र को पाकिस्तान बता रही हैं। दूसरी तरफ कंगना के ऑफिस के 2 शीशे टूटते ही गोदी मीडिया के राष्ट्रवादी एंकरों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की याद आ रही है। 50 से ज्यादा मुसलमानों का देश की कैपिटल दिल्ली में दंगे भड़काकर बेदर्दी से करे गए कत्ल पर खामोश रहने वाली झूठी मक्कार दोगली मीडिया कंगना के ऑफिस के शीशे टूटने पर स्टूडियो में बैठकर बदले की भावना का मतलब समझा रही है। जालिम जुल्म और फेमिनिज्म पर लेक्चर दे रही है। कंगना के कंधों पर खेले जा रहे सियासी तमाशे में फेमिनिज्म उन्हीं की नजरें देख सकती हैं जिनकी नजरों में एक दलित के प्रेसिडेंट और खुद को एक ओबीसी चाय वाला बताने वाले के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भारत से कास्टिज्म, रेसिज्म यानी जातिवाद का खात्मा हो चुका है। ऐसे ही कमजोर नजर रखने वालों के लिए कंगना ट्रू सिंबल ऑफ फेमिनिज्म यानी नारीवाद की सच्ची मिसाल हो सकती हैं, क्योंकि उनकी नजरों में मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली औरतें रावण की बहन शूर्पणखा हैं, अर्बन नक्सली हैं, शाहीन बाग पर प्रोटेस्ट करने वाली औरतें मुफ्त की बिरयानी खाने की लालची मजदूरनें हैं, सड़कों पर भाजपा सरकार की पुलिस से लाठियां खाने वाली जेएनयू, एएमयू और जामिया की लड़कियां प्रोस्टिट्यूट हैं। ऐसे ही दोगले लोगों के लिए कंगना का ऑफिस मंदिर है और मुंबई पीओके है यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। महाराष्ट्र उनके लिए पाकिस्तान है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बाबर हैं और यह पूरा तमाशा कोई मजाक नहीं बल्कि बीजेपी का सत्ता की ऊंचाइयों को हासिल करने का परखा हुआ फॉर्मूला है और उनके सपोर्टर्स की हकीकत है। ये सारी आइडियोलॉजी सत्ता की सीढ़ियों पर आराम से चलने के लिए बिछाई गई मखमली कारपेट है।
जिन पर चलते हुए नेताओं को अपना वक्त गुजारना है, आराम करना है, दौलतें लूटनी है और डेमोक्रेसी को अपनी एनार्की, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गुंडागर्दी भरी जिंदगियों को लेजिटिमेसी, वैधता दिलाने के लिए इस्तेमाल करते रहना है। मोदी सरकार किसानों से जुड़े 3 बिल लेकर आई है, जिसके जरिए गुलामी की एक नई इबारत लिखी जाएगी और किसानों के साथ साथ देश की जनता जब तक सरकार की इस चाल को समझेगी तब तक अन्नदाताओं को बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश की शुरुआत हो चुकेगी। दरअसल 17 सितंबर को लोकसभा में 2 बिल, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 और एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 पास हुए हैं, जबकि एक बिल द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट विद प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल पहले ही लोकसभा में पास हो चुका है। नरेंद्र मोदी सरकार का कहना है इन तीनों एग्रीकल्चरल बिल के पास होने से एग्रीकल्चरल सेक्टर में बड़ा बदलाव आएगा। मोदी जी इसे हिस्टोरिकल मूवमेंट बताते हुए एग्रीकल्चरल सेक्टर में सुधार की तरफ बढ़ता अहम कदम मान रहे हैं, पर किसानों की ऑर्गेनाइजेशन और अपोजिशन इसके खिलाफ है। सड़कों और सोशल मीडिया में किसान ऑर्गेनाइजेशन आवाज बुलंद किए हुए है। तो उधर पंजाब से मोदी सरकार की सबसे पुरानी पार्टनर पार्टी अकाली दल की नेता और मोदी सरकार में मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने भी इन बिलों को किसान के खिलाफ बताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2 साल पहले टिमोथी वाइस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है ईटिंग टुमारो, एग्री बिजनेस, फैमिली, फार्मर्स एंड द बैटल फॉर द फ्यूचर ऑफ द फूड। इसमें टिमोथी वाइस ने बताया कि दुनिया भर में बहुत सारी सरकारें ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग का सॉल्यूशन सुझा रही हैं, जिसकी टेक्निक और बीज पर कॉरपोरेट्स का कंट्रोल होगा। इसे एग्रीकल्चरल क्राइसिस के सॉल्यूशन के तौर पर पेश करके किसानों को कंफ्यूज किया जा रहा है। यह किताब साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, भारत और यूएस में बहुत गहराई से फील्ड वर्क करने के बाद लिखी गई है। कहने का मतलब है कि अगर आप टिमोथी वाइस की इस किताब को पढ़ेंगे या इसमें कही गई बात पर यकीन करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि देश में किसानों के साथ कितनी बड़ी साजिश की शुरुआत हो चुकी है। उम्मीद करते हैं 2021 सियासी तौर पर और पर्सनली आपके लिए, हमारे लिए ये साल ज्यादा बेहतर होगा। हैप्पी न्यू ईयर, जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।